नमस्कार विद्यार्थियों, आइए अब हम शुरू करते हैं लिंग वचन कारक संयुक्त समास से संबंधित सेट नंबर 3। तो इस सेट में भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाने का प्रयास किए हैं और जितने भी इससे संबंधित जो सेट हैं आपके सभी का बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि इन सभी सेट में आपके लगभग सभी जो प्रश्न हैं जो आने वाले और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही तैयार किए गए हैं। तो जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे आप भी मेहनत करने का प्रयास करिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? ऑप्शन ए रात, बी साधु, सी सोना, डी दिन। तो किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सोना। तो आपने इसमें जो सब विकल्प दिए गए होंगे उसमें आपने सुना होगा रात का रातों, रातें ये होता है, साधु का साधुओं, बहुत से साधु। और सोना का कभी आपने नहीं सुना होगा, सोनो, सोने। सोने जो शब्द है तो वह सोने के लिए हो जाएगा। यहाँ पर सोना धातु से संबंधित बात कही गई है। तो आपने दिन का दिनों, अनेक दिन। प्रश्न 2, अधिकरण कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए ने, बी के, सी का, डी में। तो आप जानते हैं अधिकरण से संबंधित जो कारक होता है वो में और पर होता है, तो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 3, लिंग किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी उर्दू। तो जो लिंग है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संस्कृत। प्रश्न 4, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में जो लिंग के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, वाक्यों में शब्दों के साथ जो कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी विभक्ति या प्रसर्ग, सी समास, डी वचन। तो वाक्य के साथ जो कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विभक्ति। प्रश्न 6, संज्ञा या सर्वनाम किस कारक में क्रिया के होने के का स्थान या समय बताते हैं? ऑप्शन ए करण, बी संबंध, सी अधिकरण, डी कर्म। तो संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं तो वो करण में क्रिया के होने का या स्थान का समय बताते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, ने का प्रयोग हमेशा किस कारक के साथ होता है? तो ने का प्रयोग हमेशा कर्ता के साथ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, अध्यापक ने रमन को समझाया, इस वाक्य में रमन को कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, बी कर्म, सी संबोधन, डी संबंध। तो इसमें से अध्यापक ने रमन को समझाया, तो यहाँ पर रमन को जो कारक है वो कर्म कारक है और अध्यापक यहाँ पर कर्ता कारक है। तो अध्यापक ने रमन को समझाया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, रमन को कर्म कारक। प्रश्न 9, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए विकारी शब्द, बी पद, सी पदबंध, डी अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, गर्व करऊँ रघुनंदन जिन मन माहा, देखऊ आपन मूरत सिय के छाहा। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन ए व्यतिरेक, बी रूपक, सी अतिशयोक्ति, डी प्रतीप। तो प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है गर्व करऊँ रघुनंदन जिन मन माहा, देखऊ आपन मूरत सिय के छाहा, इसमें से अलंकार बताइए। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, हैं गरजते धन नहीं बचते नगाड़े, विद्युलता चमकी न कृपाण जाल से। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी अपहूति, डी रूपक। तो यहाँ पर है गरजते घन नहीं बचते नगाड़े, विद्युलता चमकी न कृपाण जाल से। तो इसमें से जो अलंकार है वो आपको बताना है। यहाँ पर अपहूति अलंकार है।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अलंकारों के लिए आपको एक विशेष क्लास में अलंकार से संबंधित ही पूरे टॉपिक तैयार करने होंगे, और अच्छे से अलंकार, क्योंकि अलंकार में आपको पहले से अलंकार का डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है, तब अलंकार से संबंधित आप प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रश्न 12, इकारांत शब्दों जैसे दवाई को बहुवचन बनाने के लिए ई के स्थान पर क्या जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए या, बी या, डी सी, ए डी, ये सभी। तो इकारांत शब्द में जब ई के स्थान पर हमें जोड़ना है तो यहाँ पर इया जोड़ा जाएगा, दवाइयाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, दही शब्द निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी नपुंसकलिंग, सी पुल्लिंग, डी उभयलिंग। तो दही शब्द जो है आपका वो पुल्लिंग है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दही खाया जाता है। बहुत लोग ई की मात्रा लगा होने के कारण इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन दही अपवाद है, दही हमेशा पुल्लिंग में ही आता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। प्रश्न 14, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा बैमान कर सर पर नागिन लोटी। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, बी संदेश, सी भ्रांतिमान, डी यमक। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि वो उसमें मम्मी की चोटी को देखकर उसको नागिन समझ बैठा, तो उससे भ्रम हुआ, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपसूर। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूप का अतिशयोक्ति, डी पुनरुक्ति प्रकाश। तो लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपसूर, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से जो आपका अलंकार है वो है यमक अलंकार। एक ही शब्द की कई बार पुनरावृत्ति जहाँ होती है वो यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लाल शब्द की कई बार पुनरावृत्ति हुई है और उस लाल का अलग अलग अर्थ होगा। प्रश्न 16, कीधों सूर को सर गयो, कीधों सूर की पीरा, की सूर को सर लगयो, तन मन धुनस शरीरा। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है? ऑप्शन ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी विभावना, डी यथासंख्य। तो प्रश्न 16 क्या कह रहा है? कीधों सूर को सर गयो, कीधों सूर की पीरा, कीधों सूर को सर लगयो, तन मन धुनस शरीरा। तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर भी भ्रम है कि पता चला कि सूर का सर चला गया, कि सूर के सर की पीरा, और कि सूर का सर लग गया, जिससे वो अपने शरीर को धुन रहा है। प्रश्न 17, स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है? विषम संयोजन का मतलब जो सही नहीं है। ऑप्शन ए मोर मोरनी, बी प्राचार्य प्राचार्या, सी श्याम श्यामी, डी सेवक सेविका। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में विषम संयोजन जो है वो है ऑप्शन सी श्याम श्यामी, क्योंकि श्याम के साथ श्यामा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, शब्द मातृभूमि में प्रयुक्त समास है। मातृभूमि शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है इसमें? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव। प्रश्न 19, जन कल्याण में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो जन कल्याण में प्रयुक्त समास जो है वो जनता का कल्याण से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन सी तत्पुरुष बिल्कुल सही होगा। तत्पुरुष में हमने आपको बताया भी था कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ये सब तत्पुरुष से समास से संबंधित होते हैं। तो आपके 6 कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में काम करते हैं। प्रश्न 20, हिंदी भाषा में समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो हिंदी भाषा में समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वो 6 समास हैं
अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। एक बार और बता चुके हैं, दोबारा फिर बता दिए, तो आप याद रखिएगा। और इसका आप थोड़ा सा मन लगा के इनको 6 समास को पढ़ जाइएगा तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। प्रश्न 21, मृग नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। तो मृग नयन में जो समास है वो है मृग के समान नयन वाला, अर्थात ऑप्शन ए कर्मधारय बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 22, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो कृषि प्रधान में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास है। कृषि की प्रधानता, कृषि के लिए प्रधान। प्रश्न 23, दूध रोटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो दूध रोटी में जो समास है वो आपका द्वंद्व समास है। दूध और रोटी, जहां और शब्द का बीच में प्रयोग हो जाए वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विगु। यहाँ भी आपका द्वंद्व समास होगा, स्त्री और पुरुष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, शिवार्पण में प्रयुक्त समास निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो शिवार्पण में जो समास है आपका वो शिव के लिए अर्पण या शिव पर अर्पण। तो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। प्रश्न 26, छुट भये में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययी भाव। तो छुट भये में समास जो है वो आपका कर्मधारय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, विद्या रत्न शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो विद्या रत्न में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो है कर्मधारय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ज़्यादातर ये प्रश्न जो कर्मधारय से संबंधित आ रहे हैं ये अधिकांशतः प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 28, नीलोत्पल में प्रयुक्त समास कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है, कर्मधारय। समास में ज़्यादातर तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 समास भी पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न 29, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो रसोई घर में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में प्रयुक्त समास जो है आपका वो अव्ययी भाव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यथाशक्ति भी कई बार पूछा गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद और तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए।